हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपके लिए डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर के सॉल्यूशन लेके आई हूँ। और यहाँ पर हम द्वितीय प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करेंगे और जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहाँ पर हैं? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। ठीक है, इससे पहले डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के पेपर्स का एनालिसिस किया था। अगर कोई आपके जो सेकंड सेमेस्टर में है तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरे जो है सारी क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के ऑल पेपर्स का क्या है एनालिसिस करवाया है। ठीक है, और आज यहाँ पर हम अपने 4th सेमेस्टर के पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज आपका जो सेकेंड पेपर है तो हम इसका एनालिसिस करेंगे और हम ये पेपर के द्वारा करेंगे कि पेपर देखते हैं पहले कैसे आया। तो ये आपका पेपर जो हुआ था ये हुआ है 7 अप्रैल 2025 को हुआ है। तो देखते हैं, अब अपना पेपर देखते हैं। ये इस टाइप से आपका पेपर आया हुआ था। ठीक है, सही है, वो ही होता है। 2 घंटे का टाइमिंग होती है, सारे पेपर्स में होती है एजुकेशन की। ठीक है, फर्स्ट पेपर में। और इसके बाद जो 50 नंबर यहाँ आपको दिए जाते हैं। तो अब देखते हैं इसके बहुविकल्पी देखते हैं। पेपर थोड़ा जो है इमेज थोड़ी मतलब कि तिरछी थी, इसलिए तिरछा ही इसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलो, लेकिन आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इसमें आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि आपके जो है कैसे नंबर आए हैं, आप किस तरीके से पेपर करके आए। और अपना एनालिसिस ज़रूर करना, हर सब्जेक्ट का करना। और इसके लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय से छात्र का क्या होता है? संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय से छात्रों का संवेगात्मक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा या सर्वगीण विकास होगा। तो पुस्तकालय से बच्चों का क्या होता है? सार्वगीण विकास होता है, मतलब सभी तरीके का ऑल ऑफ डेवलपमेंट होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपको आया है वो है मातृ शिक्षा संघ का अध्यक्ष होता है। जो मातृ शिक्षा संघ है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है, प्रधान अध्यापक होता है, या माता पिता में से ही कोई होता है, या उपयुक्त में से सभी होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो होते हैं प्रधानाध्यापक होते हैं। ठीक है, जो स्कूल के संचालन करते हैं वो ही इसमें क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये था आपका। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना कब की गई थी? तो SCERT की स्थापना कब की गई थी? ये जो है हमारी की गई थी 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेकंड वाला राइट आंसर होगा थर्ड का। अब देखते हैं फोर्थ नंबर जो आपसे पूछा गया था। फोर्थ जो हमारा पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है प्रकृति जन्य आपदाओं से संबंधित है। ठीक है, ये आपका आपदाओं होगा, आपदाओं। तो इसमें क्या है? बाढ़ है, भूकंप है, वन अग्नि है, एक सूखा है, महामारी, एक तूफान है, या उपयुक्त सभी हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो होगा उपयुक्त सभी। ये हमारी सारी क्या होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब तो आप 4th सेमेस्टर में आए, तो 4th सेमेस्टर तक आधे आते तो हम आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारी क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईजी आपका पेपर आया था। बिल्कुल टफ पेपर नहीं आया हुआ है 4th सेमेस्टर का। ऐसे ही आपके सेकेंड सेमेस्टर के पेपर आए थे। तो डीएलएड में सारे पेपर जो है बहुत ही ईजी आए थे, आप इजीली कर सकते थे अगर आपने जो हमारे टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर रखा है और आप उसकी क्लासेस टाइम टू टाइम देख रहे हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? फिफ्थ क्वेश्चन था कि जो मीना मंच प्रोग्राम में भूमिका है तो किसकी है? एक बालिका की है, एक बालक की है, अध्यापक की है, या इनमें से किसी की नहीं है। तो आपने सुना होगा मीना की दुनिया, जो एक रेडियो पे प्रोग्राम आता था। तो उसमें जो मेन कौन होता था? मेन इसमें होता था एक लड़की थी। कौन थी? एक लड़की थी। ठीक है, एक लड़की का नाम क्या था? मीना था। तो वहाँ पर वो आपको जो है उसमें बहुत सारी तरह तरह की स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं, ये वही है। तो इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, फोर्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, वो था राज्य शिक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो राज्य
जो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो था राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, वो है हमारा प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन होगा। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था, आपको पता ही होगा, ये हमारा 2007 में बना था। कब, 2007 में। तो चौथा वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर का। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, टीईटी का पूरा नाम बताइए। तो टीईटी का पूरा नाम आपको पता ही होगा, क्या होगा। टी का पूरा नाम है शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। जो सेकंड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं। तो वित्तीय प्रबंधन के साधन क्या है, विद्यालय अनुदान है, टीएलएम ग्रांट है, या समुदाय से प्राप्त धन है, या उपयुक्त सभी हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा उपयुक्त सभी। तो ये सारे जो क्या हैं इसके साधन होते हैं। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन के। इसके बाद अब हम अपना 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था NIOS। तो NIOS की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। कब हुई थी, 1989 में हुई थी। तो थर्ड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो 11 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था समय 11 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है इसमें से। तो शिक्षण प्रक्रिया है, निर्णय प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है, या अनुशासन प्रक्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो क्या होगा वो होगा निर्णय प्रक्रिया है, क्योंकि समस्या का समाधान चाहिए तो उसमें क्या है, हमें निर्णय निकालना पड़ेगा। तो ये इसका अंग आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है UGTET। क्या है, जो 12 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था UPTET। क्या है, UPTET प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है। देखिए कितना एकदम से डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि UPTET की प्रमाण पत्र की वैधता क्या है। तो क्या है, 5 वर्ष की है, पहला है 5 वर्ष की है, 7 वर्ष की है, या 10 वर्ष की है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा 5 वर्ष। कितनी है, 5 वर्ष की है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वो क्वेश्चन था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन वर्ष है। तो कौन सा संविधान संशोधन वर्ष था जब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आया था, तो वो हमारा था 2002। तो पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 का पहला होगा। इसके बाद हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभाग की संख्या है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो विभाग है इसमें कितनी संख्या है, विभागों की संख्या। तो इसमें कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। 14 का जो दूसरा वाला है वो राइट आंसर आएगा, 4 आएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट था वो था प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। तो सुगमकर्ता होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, तो उपयुक्त सभी होना चाहिए। क्या है, एक प्रधानाध्यापक में ये सारे गुण होना चाहिए। यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं वस्तुनिष्ठ के। तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि इन 15 क्वेश्चन में से आपका कितने क्वेश्चन सही रहे हैं और कितने गलत रहे हैं, और किन किन क्वेश्चनों में आपको जो है कठिनाई हुई है। ठीक है, ये आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो जो आप इसमें बहुत ही अच्छे से कीजिए तो आपको जो है इसमें बैक लगने की संभावना ज़्यादा होती है लास्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे अपना एनालिसिस करते हैं, पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो अब हमारा होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मतलब यही होता किसी संगठन द्वारा अपने विकास और लक्ष्यों को पूर्ण करने की योजना बनाना, ये हमारा क्या होता है, संस्थागत नियोजन होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था विद्यालय में बजट के प्रकार होते हैं। तो विद्यालय में बजट के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है आपका, पहला इसमें होगा दीर्घकालीन। ठीक है, एक दीर्घकालीन बजट होगा, एक होगा अल्पकालीन। अल्पकालीन। ठीक है, ये 2 टाइप्स के जो है हमारे बजट होते हैं। तो ये
इस 17 नंबर का हमारा ये आंसर होगा इसका, ठीक है। बजट के आपसे विद्यालय के बजट के प्रकार पूछे थे। इसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, तो 18 नंबर क्वेश्चन था खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। तो खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है, तो शारीरिक विकास होगा, ठीक है, और मानसिक विकास होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, सामाजिक पक्षों का, ठीक है। इन सभी पक्षों का क्या है, विकास होता है बच्चों में खेल कूद के माध्यम से, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 19 नंबर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था विद्यालय वित्त प्रबंधन के 2 उद्देश्य बताइए। तो विद्यालय वित्त प्रबंधन के आपको पता ही है क्या उद्देश्य है, कि निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करना, क्या है, निर्धनता, पहला क्या होगा, निर्धनता एवं बेरोजगारी को क्या है, दूर करना, ठीक है। यहीं पे लिख दे रही हूँ, दूर करना, आप समझ जाएंगे, दूर करना, ठीक है। और क्या है दूसरा, क्या होगा, दूसरा होगा आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता जो होती है उसको क्या है, को कम करना, ठीक है। ये आपके यहाँ पर क्या है, जो विद्यालय वित्तीय प्रबंधन है इसके 2 उद्देश्य माने जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस टाइप से लिख के आए हैं या इससे मिलते जुलते कुछ और भी लिख के आए हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 20 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, 20 नंबर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है लॉग बुक क्या है। तो लॉग बुक क्या है, तो ये क्या होती है, एक दैनिक रिकॉर्ड होता है, क्या होता है, एक दैनिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। एक दैनिक रिकॉर्ड होता है जिसमें क्या होती है, गतिविधियां होती हैं, ठीक है, गतिविधियां होती हैं, घटनाएं होती हैं, घटनाओं और प्रगति का प्रगति को क्या है, दर्ज किया जाता है, ठीक है, दर्ज किया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉग बुक कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 21 नंबर था। तो 21 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था वो था TLM का पूरा नाम। तो ये आपको पता ही होगा, TLM का पूरा नाम क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था 22 नंबर था, चलो उसको लिख देती हूँ 21 नंबर को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। 21 का जो हमारा आंसर था टीचिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन था, 22 नंबर जो क्वेश्चन था वो था समय सारणी के 2 लाभ बताइए। तो समय सारणी के आपको बताइए क्या लाभ होते हैं, कि इससे हमारा क्या होता है, टाइम की मैनेजमेंट हो जाती है, समय की बचत हो जाती है। अगर हम किसी सब्जेक्ट की किसी भी कार्य की अपने जो समय सारणी बना लेते हैं, तो ये तो आप बना के लिख ही दिए होगा आपने। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था हमारा पर्यवेक्षण, वो हमारा था कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य बताइए। तो पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, कि इसमें क्या है, कार्य की निगरानी करना और सुधार के लिए क्या है, मार्गदर्शन देना। कार्य जो होते हैं उनकी निगरानी करना और सुधार के लिए मार्गदर्शन करना। निगरानी करना कार्य की
ठीक है, पहला ये हो जाएगा आपका। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इसमें कि जो सुधार के लिए क्या है, मार्गदर्शन करना, मतलब कि सुधार के लिए मार्गदर्शन करना। ठीक है, ये यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 23 वाले का। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया था, तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है। तो राज्य परियोजना कार्यालय हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा क्या होता है, ये राज्य की राजधानी में स्थित होता है। कहाँ होता है, राज्य की राजधानी में होता है। तो उत्तर प्रदेश के मामले जो है लखनऊ में है, तो इसके लिए ये क्या है, लखनऊ में स्थित है कार्यालय इसका। कहाँ पर है, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, ये राज्य की जो राजधानी होती है उसी में स्थित होता है। ठीक है, तो लखनऊ में स्थित है ये। और 25 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आया था कि संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर संस्थागत नियोजन की आपको परिभाषा लिखनी थी। आपने जो याद की होगी, आपने वो लिखी होगी, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आप क्या लिख सकते थे कि संस्थागत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है, योजना बनाता है और साधनों का उपयोग करता है। ठीक है, क्या है, पहले हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है, योजना तैयार करेंगे इसके अंतर्गत, और फिर साधनों का उपयोग कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हो सकती थी डेफिनेशन। आपने जो हिसाब से लिखी होगी, जो याद की होगी, तो आपकी वो सही होगी। ठीक है, लेकिन सुटे ऐसी होना चाहिए कि इससे रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसी नहीं है कि आपसे संस्थागत नियोजन की पूछिए, आपने लिख कहीं और की दी है। ठीक, तो आप वहाँ पे आपको वहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर आप राइटर का नाम डाल के लिखे आए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आप इसके लिए आपको दिया एक ही नंबर दिया जाएगा, चाहे आप इसको एक पेज में लिख के आए हो, चाहे आधे पेज में लिख के आए, चाहे 2 लाइन में लिख के आए हो। और 26 नंबर, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्यालय प्रबंधन के 2 शोप लिखिए। तो 2 शोप कौन कौन से हैं विद्यालय प्रबंधन के, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन के 2 सोप लिखिए। तो यहाँ पर 2 सोप लिखने हैं। सोप का सोप तो कौन कौन से होंगे यहाँ पर, योजना, मतलब कि विद्यालय के लिए क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्यालय में क्या है, पहले योजना बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सोप होते हैं। योजना, ठीक है, योजना, फिर संगठन, ठीक, संगठन, इसके बाद निर्देशन, ठीक, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद नियंत्रण। ये यहाँ पर इसके सोप होते हैं। यहाँ पर आपको 2 पूछे थे, यहाँ पर मैंने आपको 4 बता दिए हैं। और समान्वयन, ये भी क्या होते हैं, हमारे इसमें सोप होते हैं। ठीक है, तो पहले क्योंकि हम किसी भी चीज़ के लिए क्या, पहले योजना बनाएंगे, फिर उसको संगठन, मतलब संगठित, मतलब कि नई नई लोगों को जोड़ के एक संगठन बनाएंगे उसका। फिर क्या है, एक निर्देशन, उसके लिए क्या है, उसके लिए एक निर्देश देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, नियंत्रण, फिर उसके लिए एक कंट्रोल करने के लिए भी एक समिति बनाई जाएगी कि इसको कंट्रोल कौन करेगा, नियंत्रण कौन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो विद्यालय प्रबंधन के क्या होते हैं, सोप होते हैं। इसी के द्वारा क्या है, हमारे विद्यालय का जो प्रबंधन है वो चलता है। ठीक है, यही इसके सोप माने जाते हैं। अगर आप ये इस तरीके से लिखे आए तो ये आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 27 नंबर था, फिर से पूछा गया था, मीना मंच से आप क्या समझते हैं। ये मीना मंच वाला क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय में भी पूछा गया है और ये आपको अति में भी पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कि मीना मंच क्या है, तो मीना मंच क्या है, एक ऐसा मंच होता है जो बच्चों को उनकी समस्याओं को क्या है, साझा करने और हल करने में मदद करता है। क्या करता है, उनकी समस्याओं को, उनकी, किनकी, बच्चों की रफ करते हैं, बच्चों की समस्याओं
समस्याओं और को साझा करता है, साझा करने और हल करने में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है, आपने अगर कब मीना मंच को मीना की दुनिया प्रोग्राम आता है, अगर आप वो कभी सुनेंगे तो आप उसमें पता चलेगा कि कैसे हम समस्याओं से निकलने के नए नए जो है बच्चों को तरीके सिखाए जाते हैं कि अगर कोई समस्या हमारे सामने आई तो किस तरीके से जो मीना नाम की लड़की है उसमें उसको सॉल्व करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये प्रोग्राम बच्चों के लिए चलाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 28 नंबर पूछा गया था, वो था NPRC का पूरा नाम बताइए। तो NPRC का पूरा नाम क्या है कि न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। क्या है? न्याय पंचायत। 28 नंबर का मैं लिख रही हूँ आंसर कि न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। ठीक है, ये इसका हमारा राइट आंसर होगा 28 नंबर वाले का। ठीक है, ये 28 नंबर वाले का है। तो अब अगला क्वेश्चन जो 29 नंबर हमसे पूछा गया था, 29 नंबर क्वेश्चन आया था कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के 2 कार्य बताइए। तो मनोविज्ञान शाला जो है इसके आपको कार्य बताने थे। इसके बाद जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, वो 29 नंबर क्वेश्चन था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के 2 कार्य बताइए। तो यहाँ पर इसके आपको कार्य बता रहे थे, जिसे इसे हम और किस नाम से जानते हैं, न्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूपी न्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप जान लीजिए, इसमें क्या होता है, स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सब ये सारे कार्य किए जाते हैं, उन्हें मदद की जाती है। ठीक है, और इसके जो कार्य हैं वो क्या है, शैक्षिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देश और परामर्श देना, और क्या है, और स्कूली बच्चों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करना और शैक्षिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देश एक परामर्श प्रदान करना। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। इसके बाद जो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था कि जिला परियोजना कार्यालय के मुख्य कार्य क्या हैं। जिला परियोजना कार्यालय के मुख्य कार्य यहाँ पर आपसे पूछा है, तो इसका कार्य है कि योजना बनाना, क्रियान्वयन करना। ठीक है, और क्या है, समन्वयन करना, मॉनिटरिंग करना, मूल्यांकन करना और सांख्यिकी जानकारी का संग्रह विश्लेषण करना। ये सारे क्या होते हैं, इसके कार्य होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होता है, जिला स्तर पे होता है प्रोग्राम। क्या होता है, जिला स्तर पे प्रोग्राम होता है हमारा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताए हैं इस तरीके से क्वेश्चन करके आए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आप कोशिश ये कीजिएगा आप अपने पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, कुछ भी आता हो जैसे तैसे आप उसको करके आएँ, उससे रिलेटिव कुछ भी लिख के आएँ, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो उसके लिए आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें लिख के आएंगे तो आपके लिए क्या है, कुछ नहीं, टीचर 1 नंबर तो दे ही देगा आपके लिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और एनालिसिस करते हैं इस पेपर का। और आप मेरी क्लासेस को क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करती रहिए, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना कि आपको इस पेपर में कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हम इसका एनालिसिस अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, देखेंगे किसके, लघु उत्तरीय प्रश्न के आप देखेंगे एनालिसिस। तो 31 नंबर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रबंधन का अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा दीजिए। तो ये भी आपने कर लिया होगा। तो ये थोड़े लेंथी होंगे तो इसको पेपर में समझाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे बता दूंगी कि किस तरीके से हो सकता था। इसकी परिभाषा हम ये लिख सकते थे कि किसी व्यवसाय या संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, नेतृत्व करते हैं, इसका नियंत्रण की प्रक्रिया जो होती है वही क्या होती है, प्रबंधन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते थे। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था विद्यालय भवन में किन पक्षों का होना आवश्यक है। विद्यालय जो भवन है उसमें किस किस का कक्षाएं होनी चाहिए, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक प्रधान टीचर्स होने चाहिए। ठीक है, और स्टाफ होना चाहिए, कंप्यूटर लैब हो, चिकित्सा कक्ष हो, गतिविधियाँ, शौचालय हो, खेल की सामग्री वगैरह हो। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते थे। इसके बाद जो 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि शिक्षक के महत्व को परिभाषित कीजिए। उसका महत्व क्या है, तो आपको पता ही है क्या महत्व है, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। आधे शिक्षक डीएलएड करते हैं तो हम प्रशिक्षु कहे जाते हैं, तो आधे शिक्षक ही होते हैं वो। ठीक है,
तो आपको पता ही होंगे क्या होंगे, तो यहाँ पे ये भी आप इसको कराए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वो था कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो ये भी आपको पता है, ये भी नॉर्मली लिख सकते थे इसको। कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि मतलब ज्ञान और सूचना प्रदान करता है, प्रेरक होता है, प्रेरणादायक होता है, चरित्र निर्माण करता है, मूल्यांकन करता होता है, संरक्षक होता है एक बच्चे का, ठीक है, सीखने में जो सुविधाएं प्रदान करता है, ये क्या होते हैं, हमारे शिक्षक की एक भूमिका होती है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया था कि शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का क्या महत्व है, लर्निंग कॉर्नर क्या महत्व होता है शिक्षा में, तो आपको पता ही है इसके बारे में भी क्या महत्व होता है लर्निंग कॉर्नर का, ठीक है, कि समझ को बढ़ाता है, सक्रिय शिक्षण की बढ़ावा देता है, ठीक है, और सहयोग में जो है प्रोत्साहन करता है और सहभागिता बढ़ाता है। ये हमारा क्या है, लर्निंग कॉर्नर होता है। तो इससे क्या होती है, बच्चे में जो केंद्र शिक्षण भी होता है, क्या होता है, सुगम हो जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था न्यूपा से, कि न्यूपा के कार्य बताइए। तो न्यूपा के कार्य आपको पता ही है क्या होते हैं न्यूपा के कार्य, ठीक। अगले क्वेश्चन इसके बाद पूछा गया था वो था डाइट, वो हमारा था डाइट की संरचना पर प्रकाश डालिए, कि डाइट की संरचना कैसे की जाती है, इस पर प्रकाश डालना। तो इसके लिए क्या है, आपके लिए दो कोर बताए गए हैं, प्राथमिक कोर है और द्वितीय कोर है। अगर आप इस टाइप से लिखे आए हैं तो आपका जो क्वेश्चन राइट माना जाएगा, ठीक है, और इससे मिलता जुलता भी लिखे आए हैं, आपको कुछ पता है तो भी ये क्वेश्चन आपका राइट माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो फिर से प्रबंधन से पूछा था, प्रबंधन और प्रशासन में अंतर बताइए। तो ये भी आप बता सकते थे, प्रबंधन क्या है, योजना और कार्य को कुशलतापूर्वक करता है, प्रशासन क्या है, नीति और उद्देश्यों का निर्माण करता है, ठीक, ये होता है इसका। और इसके बाद क्वेश्चन था कि ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य क्या है, तो ग्राम शिक्षा समिति का उद्देश्य क्या है, कि शैक्षिक मानकों के में सुधार करना, स्कूल संसाधनों के लिए सहायता प्रदान करता है, ठीक है, शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है, स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति क्या है, जागरूकता फैलाता है, सामाजिक मुद्दों जो मुद्दे होते हैं उसके लिए भी समझ विकसित करता है, और क्या है, समन्वय और संचार करता है, नामांकन सुनिश्चित करना, और क्या है, ड्रॉप आउट की कमी करना, कि जो बच्चे विद्यालय छोड़ के जा रहे हैं उसकी संख्या में क्या है, कमी लाना है। तो ग्राम शिक्षा समिति के ये सारे क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, कुशल शिक्षक के गुण क्या है बताइए। तो कुशल शिक्षक के गुण आपको पता ही होंगे क्या होंगे, कि क्या होना चाहिए, ज्ञानवर्धन होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए, मतलब अनुमान समानुभूति होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए उसके अंदर, लचीलापन होना चाहिए, और कक्षा प्रबंधन कौशल होना चाहिए, कार्य व्यवस्था जो है उसमें जो शक्तियाँ हैं उसका पालन करने वाला, मतलब शिक्षक के अंदर ही किसी नियम कानून को पालन करने के लिए क्या है, जो गुण नहीं हो तो वो बच्चों को क्या सिखवाएगा, ठीक है, ये सिखाएगा। और भावनात्मक बुद्धि होना चाहिए, ठीक है, ये सारे, और समस्या का समाधान करने वाला होना चाहिए। ये क्या होते हैं, हमारे एक कुशल शिक्षक के गुण होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन कर सकते थे। तो इसके लिए सबके लिए आपको 2 नंबर हैं। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। यहाँ पर हमने जो एनालिसिस किया है 4th सेमेस्टर के 2nd पेपर का, ठीक है। अगला पेपर मैं आपके सामने फिर लेके आऊँगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम वाले से जुड़े रहिए, टारगेट एग्जाम वाली से ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है। और जो है जहाँ से जहाँ लोग को शेयर करते दीजिए, और प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपका स्कोर क्या रहा है पेपर में, ठीक है। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।